नमस्ते। सॉलिड फैक्ट्स विद हेमंत अत्री में आप सबका स्वागत। जैसा आप देख रहे हैं हेमंत सर हमारे साथ मौजूद है। बहुत स्वागत सर। 21वें दिन जब युद्ध है सर, खबर बहुत अहम और बड़ी होती जा रही है। जिस तरीके से बिल्कुल पुष्ट खबर है कि तेल और गैस को लेकर के जो परिस्थितियां हम भारत में देख रहे हैं, असल में वो बहुत छोटी हैं। और वास्तव में अब जो है वो गैस को लेकर के हाहाकार मचना तय हो गया है। जिस तरीके के आंकड़े आए हैं, कतर में जो हश्र ईरान ने किया है, वहां साफ तौर पर जो उनके ऊर्जा मंत्री और सीईओ हैं वो कह रहे हैं कि भाई जो टोटल एक्सपोर्ट कैपेसिटी है उसका लगभग 17% हिस्सा बर्बाद हो चुका है। और ऐसे में तमाम देश जो है उससे प्रभावित होंगे। मैं बहुत छोटा सा अंश है वो सुनवा देता हूं दर्शकों को कि वो क्या कह रहे हैं, किस तरीके से मुश्किलें बढ़ने जा रही हैं, और फिर मैं आता हूं आपके पास सवाल लेकर के। सुनवाइएगा जरा। Say that this war need to stop immediately. The aggression need to stop immediately because everyone knows who is the big beneficiary of this war and dragging the whole region into this conflict. And unfortunately, what's taking place now, it's a serve for those agendas. Thank you very much. हेमंत सर, अब क्या जो हम देख रहे थे असल में वो तस्वीर बहुत छोटी है। वास्तव में जो असली पिक्चर है, असली जो दिक्कतें हैं वो अभी बाकी हैं। जिस तरीके के हालात हैं और जो आंकड़े कह रहे हैं, अब तो इसमें कुछ छुपा छुपाया नहीं बचा है। राम प्रकाश जी नमस्कार, आपको सारे दर्शक साथियों को भी। देखिए, जो आपने एक क्लिप दिखाई है, भी ये कतर के प्रधानमंत्री की थी। और कतर के प्रधानमंत्री ने क्या कहा? उन्होंने कहा कोट एंड कोट, ये युद्ध तुरंत बंद होना चाहिए। हर कोई जानता है कि इस युद्ध का मुख्य लाभार्थी कौन है। ये तेहरान लाभार्थी नहीं है, ना वाशिंगटन है और ना दोहा है। ये तेल अवीव है जो आखिरी लाभार्थी है इसका। एक पक्ष जो है वो खून और अरबों डॉलर कमा रहा है, जबकि हमारा पूरा क्षेत्र जल रहा है। ये है उनके प्रधानमंत्री जिन्होंने ये बात अभी अभी आपके सामने इस क्लिप के अंदर कही, छोटी सी क्लिप के अंदर। अब मेन खबर पे आते हैं जिसकी आपने शुरुआत की कि कतर के अंदर क्या हुआ है। और कतर के अंदर जो कुछ हुआ है वो भयावह भयावह। कतर के जो ऊर्जा मंत्री हैं और कतर एनर्जी के जो सीईओ हैं, उन्होंने जो ईरान ने हमला किया रास लफान के ऊपर, उससे जो पूरा नुकसान है उसका पूरा ब्रेकअप दे दिया जी राम प्रकाश जी। और उस ब्रेकअप के बाद आप ये मान करके चलिए कि अभी आने वाले महीना 2 महीना नहीं, अगले 5 सालों तक गैस का संकट बहुत बड़ा होने वाला है। और इसी के चलते कतर ने अभी इनिशियली इटली, बेल्जियम, दक्षिण कोरिया और चीन के साथ जो उसके एलएनजी के अनुबंध हैं उन पे फोर्स मेजर की घोषणा कर दी, यानी कि अप्रत्याशित घटना के कारण वो उनको एग्जीक्यूट नहीं कर पाएंगे। और जो वहां नुकसान हुआ है एज पर कतर एनर्जी सीईओ, वो उसकी आप कल्पना कीजिएगा क्या क्या नुकसान हुआ है। 14 में से 2 एलएनजी की ट्रेनें वहां क्षतिग्रस्त हो गई हैं। 2 में से 1 गैस टू लिक्विड जो सुविधा है वो क्षतिग्रस्त हो गई है। 3 से 5 सालों के लिए 12.8 मिलियन टन प्रतिवर्ष एलएनजी का उत्पादन बंद कर दिया गया है। कतर की कुल एलएनजी, बहुत ध्यान से सुनिएगा, कतर की कुल एलएनजी निर्यात क्षमता का 17% हिस्सा ईरान के हमले में नष्ट हो गया है। इसका अकेले कतर को $20 अरब का वार्षिक राजस्व नुकसान होगा हर साल। $26 अरब की जो सुविधाएं थी उनको नुकसान पहुंचा है ईरान के इस अटैक से। और उन्होंने ये भी कहा कि ये हमला किसी भी सूरत पर नहीं होना चाहिए था। कतर एनर्जी ने दीर्घकालिक एलएनजी के जो थे, जैसे मैंने बताया, इटली, बेल्जियम, दक्षिण कोरिया और चीन, उनके साथ 5 वर्षों के लिए वो कर दिया है कि हम आपको जो कमिटेड है वो गैस नहीं दे पाएंगे। इसके अलावा जो जो एलएनजी से जुड़े हुए बाकी प्रोडक्ट्स हैं वो क्या क्या है। कंडेंसेट के अंदर 24% की गिरावट आएगी, एलपीजी के अंदर 13% की गिरावट आएगी, नेफ्था के अंदर 6% की गिरावट आएगी, सल्फर की 6% की गिरावट आएगी, हीलियम की 14% की गिरावट आएगी। एक हमला ईरान का इसने ये किया है। और जो क्षतिग्रस्त ट्रेनें हैं, ट्रेन S4 और S6, इनमें से 30% का स्वामित्व एक्सोमोबिल के पास है और शेष का कतर एनर्जी के पास है। युद्ध विराम समाप्त होने तक उत्पादन पूर्ण आरंभ नहीं किया जा सकता, यानी कि जब तक लड़ाई खत्म नहीं होगी तब तक तो यहां पर काम ही शुरू नहीं हो पाएगा, कंप्लीटली बंद हो गया है। इसका अर्थ समझिएगा क्या है। 12.8 मिलियन टन प्रतिवर्ष कतर की एलएनजी क्षमता का 17% बनता है। इसकी 17% क्षमता 3 से 5 वर्षों के लिए समाप्त हो गई है। ये पूरी की पूरी परिस्थिति है। अब आप देख लीजिए कि सारे आपस में लड़ रहे हैं और हालत क्या होगी कि हालत पूरी दुनिया के अंदर जो परिस्थिति है वो एलएनजी, एलपीजी और ये सारी की सारी है। और इंडिया इसका सबसे बड़ा सफर क्यों है कि हम सबसे बड़े जो आयातक हैं वो कतर से ही लेते हैं एलपीजी। ये पूरी परिस्थिति ईरान के एक हमले से बनी है। और जो फोर्स किसने किया
वो बिल्कुल स्टेब्लिश हो गया है कि किस तरीके से पार्स पर इजराइल ने यूनिलेटरली हमला किया, और ट्रंप तो उससे पल्ला भी झाड़ चुके हैं। यानी कि मोसाद नहीं चाहती कि किसी भी तरीके से जो दुनिया के अंदर एनर्जी फ्लो है, एनर्जी सिक्योरिटी है, वो कायम रहे। वो इस युद्ध को किसी भी कारण से लंबा खींचना चाहती है, और पूरी दुनिया की ऊर्जा सुरक्षा और जो भी आर्थिक सुरक्षा है उस सारे को तबाह करने की फिराक में मोसाद है, केवल अपने वेस्टेड बिजनेस के लिए। सर अब ये जो नई तबाही शुरू हुई है, हमने देखा किस तरीके से हार्मूज पर केंद्रित था पूरा युद्ध, और फिर एकदम से घूम करके और ऊर्जा सोर्सेस पर आ गया है, एनर्जी सोर्सेस पर आ गया है। ऐसी परिस्थिति में अभी केवल युद्ध के चलते जब इतने भयंकर हालात थे, क्रूड ऑयल के रेट कहां पहुंच चुके हैं, ईरान ने साफ तौर पर यह भी कह दिया है कि क्रूड ऑयल आप टेंशन मत लीजिए, अगर युद्ध आपने जारी रखा तो क्रूड ऑयल तो हम 200 पार ले जाएंगे, वो साफ चेतावनी दे चुका है। इसके अलावा एनर्जी से फील्ड्स पर हमले को लेकर के भी साफ चेतावनी दे चुका है कि अगर आपने हमें कहीं भी टारगेट किया तो हम तबाह कर देंगे। दुनिया के कई जो खाड़ी देशों में अमेरिकी जो इंटरवीन है उसके चलते। तो अब ये जो परिस्थिति है किस हद तक भयंकर हो सकती है, भारत उससे कितना प्रभावित हो सकता है, एक तो ये सारी चीजें। दूसरा, हार्मूज से जो हटा है केंद्र, हार्मूज क्या वापस एक बार फिर से केंद्र बन सकता है लड़ाई का, क्योंकि 3200 जहाजों के फंसे होने की खबर है वहां से। रामप्रकाश जी, जो दिख रहा है अभी, तो हम केवल पूरी दुनिया के अंदर जो चर्चा हो रही है वो केवल तेल की हो रही है और हार्मूज की हो रही है कि हार्मूज से तेल नहीं निकल पा रहा, 20% तेल वहां से निकलता है, हिंदुस्तान का 50% के आसपास आता है, वो सारी चीजें हो रही है। असली हकीकत वहां पर एक बहुत बहुत बड़ा मानवीय संकट खड़ा होने जा रहा है, और पूरी फारस की खाड़ी के अंदर है। वो हार्मूज बंद होने के कारण ही है कि एक जगह ऊपर जैसे सड़क पे ट्रैफिक जाम होता है, वैसे हार्मूज की खाड़ी कंप्लीटली ब्लॉक हो गई है। इस समय जब मैं और आप बात कर रहे हैं, इंटरनेशनल शिपिंग डाटा के अनुसार फारस की खाड़ी में हालात बहुत भयावह हैं, और वहां करीब करीब 3200 वाणिज्यिक जहाज फंसे हुए हैं। ये पूरी दुनिया के जहाज हैं, और ये कोई ना तो तेल के टैंकर है या दूसरे, ये केवल कमर्शियल जहाज, इसके अंदर तमाम अलग अलग तरीके का सामान लदा हुआ है जो हार्मूज के अलावा है। एक जहाज ने स्थानीय बंदरगाह प्राधिकरण को फोन करके केवल पानी के लिए बंदरगाह पर रुकने की अनुमति मांगी, लेकिन उसे उसकी भी अनुमति नहीं मिली। अब सोचिए कि ये सैन्य जहाज नहीं है, ये सारे के सारे वाणिज्यिक जहाज हैं। इन पे अनाज है, इलेक्ट्रॉनिक सामान है, तमाम तरह का और व्यापारिक सामान है, और इसमें जो भी चालक दल है वो आम नागरिक चालक दल है, यानी कि सिविलियंस है वो, जब बिना किसी आपूर्ति और बाहर निकलने के किसी रास्ते में फंसे हुए हैं। 3200 जहाजों का मतलब समझिए, चालक दल के पास पानी नहीं है, खाद्य खाद्य पदार्थ है, क्योंकि लंबे 21वां दिन तो लड़ाई का ही हो गया, तो लगातार ये तो अपना लिमिटेड स्टॉक लेकर के चलते हैं। यूं तो है नहीं कि महीनों का राशन लेके युद्ध में जा रहे हो, इनके पास तो लिमिटेड सारी की सारी चीजें हैं। और हालत ये है कि जो परिस्थितियां हैं पूरी सुरक्षा की, जो बंदरगाह के अधिकारी है वो किस किस को डॉक करने की अनुमति देंगे बताइए आप। एक को दिया, चार नाराज होंगे, तो इससे बेहतरी है कि वो नहीं दे रहे किसी को भी। कई जहाजों से एक जैसी स्थिति की लगातार रिपोर्ट आ रही है। और है क्या, आप सोचिए अगर 3200 जहाज हैं तो इन पे क्रू कितना बड़े पैमाने पर होगा। हजारों लोग, हजारों नाविक दल, और हमारे तो जो रांची के एक कैप्टन साहब थे, उनकी मौत भी हो गई है इलाज की कमी के कारण। 46 साल के थे, उनकी डेथ होगी वहां ट्रीटमेंट ना मिलने के कारण। अब इसमें जब आप इसकी बात करोगे फारस की खाड़ी की, तो एक आपको याद आएगा, एक संकट और हुआ था, आपको ऐतिहासिक था 2021 में, अगर आपको ध्यान हो, सुएज नहर का संकट हुआ था, और वहां 400 के आसपास जहाज फंसे थे 2021 में। आज की तारीख में वो 4 गुना, उससे 8 गुना है। उस समय 400 जहाज थे, आज 3200 जहाज हैं, और इस बारे में दुनिया में कोई बात नहीं कर रहा है। देखिए त्रासदी, देखिए वो हजारों नाविकों की जान वहां पे अटकी हुई है, और यहां पर दुनिया में सब चंगासी टाइप का चल रहा है। आज की तारीख में युद्ध क्षेत्र के बीच जिस तरीके से पीने के पानी और स्थिति देख रहे हैं, दवाइयां इनके पास नहीं, खाना इनके पास नहीं है। आप ये सोचिए कि अगर इन जहाजों को छोड़ना शुरू कर दिया, लोग निकलने लगे वहां से, तो क्या होगा, पर्यावरण पर क्या उसके हालात होंगे, कितना विनाशकारी वो होगा। हजारों टन ईंधन, माल, रसायन, सबके सब वही बीच में फंसे रह जाएंगे। ये केवल जहाजों की रुकावट में आवाजाही नहीं है, ये एक्चुअल में मानवीय संकट है, बहुत बड़ी त्रासदी है ये, जिस पर किसी का भी ध्यान नहीं जा रहा। सब अब अपने एजेंडे में लगे हुए हैं, कोई किसी का कुछ कर रहा है, कोई किसी का कुछ कर रहा है। और जो अमेरिका ईरान के ऊपर अब तक लगातार सालों से तेल के सैंक्शंस लगाए घूम रहा था, अब उनका वित्त मंत्री क्या कह रहा है कि अगर जरूरत पड़ी तो हम विचार कर सकते हैं कि ईरान का तेल जो है उसको अनसैंक्शन कर दे, या कि ईरान को तेल बेचने की वैसी अनुमति दे दे जैसे उन्होंने हाल ही में रूस को दी है। ईरान के पास फिलहाल 14 करोड़ बैरल तेल है, 14 करोड़ बैरल तेल रेडिली अवेलेबल है, क्रूड।
अगर वो बेचेगा तो निश्चित तौर पे जो मार्केट में प्राइस गया 70 से $120 प्रति बैरल, वो निश्चित तौर पे एक बार तो झटके में आएगा नीचे, क्योंकि अमेरिका के पास कोई प्लान नहीं है, ना प्लान ए है ना बी है। और जिस तरीके से वो नी जर्क रिएक्शन के तहत इस युद्ध में कूद गए बिना किसी प्लानिंग के, तो वैसे में वो इसी तरीके के सॉल्यूशन शॉर्ट टर्म के कर रहे हैं। कभी उन्होंने रूस के तेल को बेचने की अनुमति दे दी, कल तक रूस पे तेल लेने वालों का सैंक्शंस करते थे, देशों पे भी करते थे। अब रूस को 1 महीने की परमिशन दे दी। अब जो उनका ट्रेजरी सेक्रेटरी है, वित्त मंत्री, वो कह रहा है कि हम ईरान को भी दे सकते हैं। तो इन सब का नीजर रिएक्शंस कहते हैं, यानी कि आपके पास कोई विजन नहीं है, कोई वर्ल्ड व्यू नहीं है। जैसी परिस्थिति है, पहले नरक मचाओ और उससे फिर बाहर निकलने का रास्ता देखो। पूरी की पूरी परिस्थिति ये है। और जिस तरीके से फार्स पर हमला किया इजराइल ने, उसके बाद तो ये बिल्कुल स्थिति साफ ही हो गई थी कि ट्रंप ने ओपनली कहा कि उन्होंने गुस्से में आके कर दिया और हमसे पूछा नहीं। तो तुम किस काम के हो जब तुमसे पूछते ही कोई नहीं। और रात को फिर जो सोकॉल्ड प्रेस कॉन्फ्रेंस की नेतन्याहू ने, उसने भी स्वीकार किया कि फार्स पर हमने हमला किया था और ट्रंप से नहीं पूछा था। आगे से हम हमला नहीं करेंगे जब तक कोई ज्यादा उधर से वो नहीं आएगा। तो अब एक तरीके से ही इज कटिंग द सॉरी फिगर। लेकिन आप जानते हो जिस तरीके का नेस्टी करेक्टर वो है, वो ये नहीं करेगा, कुछ और करेगा। वो मान नहीं रहा बिल्कुल भी किसी भी सूरत में। जबकि हकीकत ये कि अमेरिका फंस चुका है। अमेरिका वांट्स टू गेट आउट ऑफ दिस। उस मैस के अंदर से वो निकल नहीं पा रहा। जो पूरे का पूरा संकट है वो एनर्जी का नहीं है, ओवरऑल दुनिया के अंदर जो एक आर्थिक तबाही की दिशा में जो जा रहा है, अमेरिका भी कोई उसे अछूता नहीं है। वहां तेल की कीमत देख लीजिए, वहां गैस की कीमत देख लीजिए, वहां महंगाई की स्थिति देख लीजिए। फिर अक्टूबर के अंदर मिड टर्म पोल भी है सीनेट का। उन सारी परिस्थितियों के अंदर ट्रंप ने ये जिसको कहते हैं ना बर के छत्ते में हाथ डालना, उस तरह की स्थिति क्रिएट की है। वो करने तो चले थे ईरान के लिए, लेकिन वो बैक फायर होकर के खुद के ऊपर अभी आ गया। अभी तक तो दुनिया का F-35 F-15 सारे ऐसे जहाज थे जिनको कोई छू नहीं सकता था। आज उनकी हालत देख लीजिए आप। अमेरिका के ऊपर कथित तौर पर ड्रोन उड़ रहे हैं वाशिंगटन डीसी के ऊपर। उनका दुनिया का सबसे आधुनिकतम जो एयरक्राफ्ट कैरियर है वो रिपेयर के अंदर चला गया है। दूसरे का पता ही नहीं अब्राहम लिंकन है कहां पर। तो अमेरिका को जो फेस लॉस हुआ है राम प्रकाश जी, वो बहुत भयावह हुआ है, कोई स्वीकार करे या ना करे। और उसकी जो इनविंसिबिलिटी थी कि अमेरिका तो अजय है, उसके जितने भी सिस्टम्स हैं वो सारे एक्सपोज हो गए। आपने F-35 का आज देख लिया, F-15 आपने पहले देखे, जिस तरीके से उनके ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट हिट किए गए। और छोटी छोटी मिसाइलों से, छोटे छोटे उनसे ड्रोन से इतना बड़ा नुकसान। आप सोचिए $150 बिलियन का जहाज है एक F-35, और दुनिया की लड़ाई के अंदर कभी किस तरीके से वो नहीं हुआ। और उसको ईरान ने गिरा दिया। और ये कह रहे थे ईरान का तो सब कुछ खत्म कर दिया आपने, एयरफोर्स भी खत्म कर दी, उनकी एयर डिफेंस भी खत्म कर दी। तो शौक में गिर गया क्या, या फूक मार दी किसी ने? तो अमेरिका के जितने भी बड़बोले दावे थे वो इजराइल के कारण सारे के सारे एक्सपोज हो रहे हैं अब। तो ये स्थिति कहीं ना कहीं ट्रंप को, उनके चेलों को, पूरे अमेरिकी प्रशासन को, यूएस कांग्रेस को और द वर्ल्ड एट लार्ज सबको परेशानी में डाल रही है। जिस तरीके से नेतन्याहू ने आज कहा कि हमने उनका सब कुछ खराब बर्बाद कर दिया है और युद्ध उम्मीद से जल्दी खत्म होगा। वो कभी चाहता ही नहीं कि युद्ध खत्म हो। वो तो चाहता है कि ईरान का सर्व सत्यानाश करके और तब दोबारा से शुरू किया जाए। नेतन्याहू का तो खेल ये, उसने ट्रंप को फंसा दिया है एप्स्टीन के कारण। ट्रंप इससे कैसे निकलते हैं वो देखना बड़ा इंटरेस्टिंग। लेकिन सर, ट्रंप को फंसाने की बात जहां तक हो रही है, नेतन्याहू तो कह रहे हैं कि भाई ट्रंप को कोई फंसा। मैं सुनवा देता हूं जो बात नेतन्याहू कह रहे थे, जो सुनवाइएगा नेतन्याहू की बात। Remarks with one other fake news, and that is that Israel somehow dragged the U.S. into a conflict with Iran. Does anyone really think that someone can tell President Trump what to do? Come on. President Trump always makes his decisions on what he thinks is good for America, and may I add, I think what is also good for future generations. In this case, those interests are absolutely clear, and so is the clarity of our achievements. Together in close coordination with President Trump, the close coordination between America and Israel, our militaries, our intelligence services, we're achieving goals in lightning speed. सर, नेतन्याहू तो कह रहे हैं कि भाई ट्रंप को हमने नहीं घसीटा। क्या ट्रंप को कोई बता सकता है कि उनको क्या करना है? वो तो ये बात कह रहे हैं। नहीं, ट्रंप तो इससे बड़े वाला संकी है, इसमें तो कोई शक नहीं। आप ये देखिए, उनका एंटी टेररिज्म का जो वो था डायरेक्टर, उसने इस्तीफा दिया। उसने भी यही कहा कि कहीं ईरान हम पर हमला करने वाला नहीं था। जो उनकी जो इंटेलिजेंस चीफ है, सबसे बड़ी जो फंक्शनरी है पूरे डिफेंस सिस्टम के अंदर, इंटेल चीफ, जिसको FBI और ये सारे रिपोर्ट करते हैं,
तुलसी गबार्ड ने क्या कहा, ओपनली ये कहा बिल्कुल कांग्रेस के सामने कि ऐसी कोई भी खुफिया जानकारी नहीं थी कि ईरान हम पर हमले की तैयारी कर रहा हो। कहीं पर भी नहीं कहा, उन्होंने कोट एंड कोट ये कहा है। उसके बावजूद भी ट्रंप अगर हमला करने चले गए, और आज हालत ये है कि उनको नेतन्याहू से सर्टिफिकेट लेने की जरूरत पड़ रही है कि ट्रंप जो भी फैसला करते हैं वो अपने देश और अपनी भावी पीढ़ियों के, वो तो दिख रहा है ना सारे का सारा कि क्या करने गए थे ट्रंप जब उनके ऊपर कोई हमला कर ही नहीं रहा था। भाई हमला आप कब करते हो, जब कोई आपके ऊपर हमला करने वाला हो। तुलसी गबार्ड ने भरी कांग्रेस में हियरिंग के दौरान ये कहा कि ऐसी कतई कोई रिपोर्ट नहीं है कि ईरान हम पर हमला करने की तैयारी थी, नंबर 1। नंबर 2, जो उसका परमाणु कार्यक्रम था वो पिछले साल जून में ध्वस्त हो चुका है और ईरान उस पर दोबारा से काम नहीं कर रहा था एनरिचमेंट के ऊपर। यह भी तुलसी गबार्ड ने कांग्रेस की ओपनिंग हियरिंग में कहा। उसके बाद ट्रंप क्या करने गए थे, इसका जवाब कोई दे सकता है? जिस बात का जवाब ट्रंप नहीं दे रहा है उसका जवाब कौन दे रहा है? नेतन्याहू। क्यों? क्योंकि दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। एजेंडा नेतन्याहू का है और उसने ब्लैकमेल करके एप्स्टीन के नाम पर ट्रंप को अपने साथ घसीट लिया है। इसलिए अब हालत देखिए कि ट्रंप को इसके सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ी, जबकि जो कि हमारे समकालीन विश्व का सबसे बड़ा युद्ध अपराधी है राम प्रकाश जी। नेतन्याहू से बड़ा युद्ध अपराधी नहीं मिलेगा आपको। जिस तरीके से उसने गजा में लाखों लोगों को मार दिया बिना किसी सैंक्शन के, बिना किसी और के, बिना किसी सारे अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन करते हुए, उसी रास्ते पे अब ट्रंप जा रहा है, सारी दुनिया देख रही है। तो इसलिए तुम हमें पंत कहो, हम तुम्हें निराला। वो उसकी प्रशंसा करता है, वो उसकी प्रशंसा करता है। हैं दोनों के दोनों युद्ध अपराधी, हकीकत ये है। नहीं, अब एक चीज का जरा नेतन्याहू की बात आ गई तो हम कहीं और चले गए। वापस आता हूं मैं, जो बात आपने सर एक कही कि ईरान जो है वो सेंक्शन हटाने की तैयारी कर रहा है। असल में सर ईरान माफ कीजिएगा, अमेरिका ईरान पर से सेंक्शन हटाने की तैयारी कर रहा है। ईरान पर से सेंक्शन हटा रहे हैं या लालच दे रहे हैं, प्रलोभन दे रहे हैं कि भाई मान जा, किसी तरीके से हमारे साथ टेबल पे बैठ के बात कर लो, जो बची खुची इज्जत है कम से कम वो तो रहने दो, उतारो मत, लो तुम भी बेचो। राम प्रकाश जी, मैं आपको 1 मार्च से एक ही बात कर रहा हूं कि ट्रंप यहां आ तो गए हैं, अपनी इज्जत को यूं क्यों लेके जाना, छोड़ो किस तरीके से बच जाए उनके लिए बहुत बड़ी चुनौती होगी। और वही चीज लगातार आप देख रहे हैं। अमेरिका पिछले 10 दिन से ओपनली, बिल्कुल आपने देखा ट्रंप का सबसे बड़ा विरोधी कौन है? पुतिन। ट्रंप ने पुतिन से बात की कि नहीं यार इस बीमारी से फिर छुटाओ में? शी जिनपिंग से बात की कि नहीं? ओमन से लगातार बात कर रहे हैं कि नहीं वो? उसके बावजूद भी चूंकि इजराइल का अपना खेल है, जैसे उसने पार्स पर हमला किया वैसे ही उसने अली जानी को मार दिया। तो जब उनको मारा सुरक्षा चीफ को, तो वो सारी बातचीत ठप कर दी। उनको ये पता था कि लारी जानी जब तक है, क्योंकि जब सुप्रीम लीडर को मार दिया उसके बाद सबसे पावरफुल वही थे लारी जानी। उनका पूरा कमांड एंड कंट्रोल स्ट्रक्चर पे भी था और उनकी एक फेस वैल्यू भी थी, एक्सेप्टेबिलिटी थी अपने मासेस के अंदर। जैसे ही अब इजराइल को पता लगा कि अमेरिका डिप्लोमेटिक चैनल से इनसे बात कर रहा है, तो उसने पर्सनली टारगेट करके लारीजानी को मार दिया। ये चीज आपको देखनी पड़ेगी कि इजराइल किसी भी सूरत में इस युद्ध को रुकने नहीं देना चाहता। कभी वो पारस पर जाकर के हमला कर देता है, कभी वो खरगदीप पर जाकर हमला कर देता है। वो इसको लगातार बढ़ाने की कोशिश में, इसलिए कतर के प्रधानमंत्री ने वार्निंग दी कि कोई अगर ये सोच रहा है, अमेरिका सोच रहा है, ईरान सोच रहा है, अपने अरब के देश, खाड़ी के देश सोच रहे हैं कि हमें लाभ होगा इस युद्ध से, इस युद्ध का लाभ केवल तेल अवीव को हो रहा है। कतर जैसे छोटे देश का प्रधानमंत्री, आपने शुरू में दिखाया बिल्कुल ये बिल्कुल ओपनली बता रहा है पूरे समाज को, खाड़ी के देशों को, कि तुम गलत ट्रैप में फंस रहे हो। और वो संदेश कहीं ना कहीं ट्रंप के लिए भी है। आज की तारीख में जो परिस्थिति है कि अमेरिका, उसकी चिंता एक नहीं मल्टी कॉर्नर है। पहली बात आपने जैसे कहा कि अपनी इज्जत बचानी है। दूसरा ये है कि जो वर्ल्ड के अंदर जो एनर्जी क्राइसिस आपको दिख रहा है, हार्मूज के अंदर जो परिस्थिति है, पूरी दुनिया के अंदर तेल का संकट है, जो आपने अभी बात की कतर के अंदर जो एलएनजी का जो संकट हुआ, 17% प्रोडक्शन घट जाएगी, तो ये कोई 5 साल तक रहने वाला कोई आज तक वह नहीं। तो आपको अल्टरनेट सोर्सेज देखने पड़ेंगे। तो ये 20 दिन का, 21 दिन का जो भी अब तक का मिस एडवेंचर है, ये दुनिया को तो भारी पड़ा ना राम प्रकाश जी। पूरी दुनिया की शेयर मार्केट देख लीजिए आप, आर्थिक स्थिति देख लीजिए, तेल और ईंधन के प्राइस जैसे ही बढ़े, दुनिया रिसेशन की तरफ चल पड़ी। तो इस सारे के लिए अल्टीमेट दोष नेतन्याहू तो कोई पूछेगा नहीं, कोई छोटा सा देश अपना कर लेगा जो करना है, लेकिन इसका ओनर्स तो अल्टीमेटली अमेरिका पे आएगा ना। सारी दुनिया को ये पता है कि अमेरिका के बिना नेतन्याहू ये काम कभी नहीं करता। पिछले साल उसने जो पंगा लिया था ईरान से, उसके बाद उसको भागना मुश्किल हो गया था, तब वो ट्रंप को पकड़ के लाए थे कनाडा G7 से, और रातों रात बमबारी की गई थी। तो ये सारे का सारा जो ओनर्स है राम प्रकाश जी, ये कहीं ना कहीं ट्रंप और अमेरिका के मत्थे चढ़ेगा। और इसके लाभार्थी देखिए कौन है। ट्रंप का जो सनक है उसके सबसे बड़े लाभार्थी देखिए। आप ईरान को हराने चले थे, ईरान की सैंक्शंस लिफ्ट करने जा रहे हो। मैं और आप नहीं कह रहे, ये उसी का ट्रेजरी सेक्रेटरी कह रहा है, उसी का वित्त मंत्री कह रहा है।
जो इस अपने सबसे ज्यादा शत्रु कौन सबसे बड़ा आपका है पारंपरिक? रशिया। रशिया डेली मिलियंस एंड मिलियंस का तेल बेच रहा है, खूब फर्स्ट क्लास। पहले उसके तेल पे वो थी। कल तक आप यूक्रेन युद्ध रुकवाने की बात करते थे, आज यूक्रेन युद्ध बैकफुट पे चला गया है, सारा पीछे पर्दे के पीछे। अब ये है कि किस तरीके से ईंधन के तेल के प्राइस बचे रहे, तो अमेरिका और रशिया भी खूब तेल बेच रहा है। चाइना की चारों तरफ से बल्ले बल्ले है, उसने अपने सारे वेपन टेस्ट कर लिए, सारे सैटेलाइट सिस्टम चेक कर लिए, सारी की सारी अपनी जो पहले भारत के साथ किया था वो सरेआम वहां पर ईरान के अंदर कर रहा है कि सारी उनको एक्सेस दे रखी सैटेलाइट की। आप सोचिए F-35 जैसे जहाज को टारगेट आप सोचिए कैसे कर सकता है ईरान, और करके दिखा दिया उसने। कंप्लीटली स्टेल्थ जहाज है वो, उसकी स्पीड देखिए आप। उसके बावजूद भी एक सिंपल उसके साथ जो उसने हिट किया, बहुत ही थोड़ी सी पैसों की वो थी ड्रोन और मिसाइल, उसके जरिए हिट करना, और सेल्फ मेड वो थी, कोई पैट्रियट टाइप की चीज नहीं थी वो, बिल्कुल सेल्फ मेड जो थी। तो अब अमेरिकन वेपन की जो क्रेडिबिलिटी है पूरी दुनिया के अंदर वेपनरीज की, वो भी ट्रंप ने कहीं ना कहीं उसको खतरे में डाल दिया इस युद्ध के बाद। आपने सर बहुत लंबे समय तक डिफेंस कवर किया है, इस सवाल पर मैं वैसे भी आना चाहता था आपके पास, क्योंकि F-35 पे हालांकि मैंने बहुत विस्तार पूर्वक बात इस पर 1 बजे के शो में किया है, फिर भी मैं ये समझना चाहता हूं उस पर्सपेक्टिव में F-35 का गिरा दिए जाने का क्या मतलब हुआ, इन महंगे हथियारों के अब क्या फायदे रहे। जैसे ऑपरेशन सिंदूर में राफेल गिराने को लेकर के क्लेम किया जाता है, उसके बाद हमने देखा कि कई देशों ने राफेल का ऑर्डर ही कैंसिल कर दिया कि जाओ भाई, जब गिर ही जा रहा है तो हम ले क्यों इतना पैसा लगा करके। तो इन महंगे हथियारों का औचित्य क्या बचता है, और जो ये वॉर कंट्रीज हैं जो दुनिया के तमाम देशों को सुरक्षा दिखा करके अपना हथियार बेच रही थी, उनके लिए कितना बड़ा सेटबैक है ये। राम प्रकाश जी, पूरी हथियार की जो पूरा उद्योग है ना, दुनिया में सबसे बड़ी लॉबीज जो है ना, उनमें से एक तो फार्मा लॉबी है, और दूसरी की ये सारी वेपन लॉबी है। दुनिया में सबसे बड़ा खेल ये करते हैं, पॉलिटिकली भी और हर तरीके से। अब आप देखिए जिस तरह की परिस्थितियां भारत के साथ हुई, जिस तरीके की परिस्थितियां रियल टाइम में यूक्रेन ने करके दिखाई, यूक्रेन के छोटे छोटे ड्रोन जाकर के, और रशिया के कितने बड़े एयरपोर्ट पे कितने लड़ाकू जहाजों को मार के आ गया आपने देखा, कितने उनके टैंक उड़ा दिए बिल्कुल छोटे छोटे उनसे। तो आज की तारीख में जो पूरी दुनिया का जो ये रक्षा उद्योग जिसको आप कहते हैं, वेपन जो पूरी लॉबी है, इसके सामने बड़ा भारी क्राइसिस आने वाला है। और क्राइसिस क्या है? जो अभी तक सालों से, दशकों से, सदियों से जिन टेक्नोलॉजीज को आप यूज कर रहे थे, पहले जहाज आया, उसके बाद बम्बरशिप आए, बम्बरशिप के बाद स्टेल्थ आए, उसके बाद सुपरसोनिक आए, फिर हाइपरसोनिक आए, ये सारी चीजें चल रही। उसी दौरान में ये आपके क्या नाम है, एक मानव रहित विमान पहले है, उसके बाद अब जिस तरीके के ये ड्रोन और ये सारी चीजें आ रही, बहुत कम पैसे के अंदर कितना शानदार काम कर रहे हैं, वो आपने यूक्रेन में भी देखा, और वो आप रशिया में भी, ईरान में भी देख रहे हैं जिस तरीके से। तो अब इसका पूरा स्वरूप और ढांचा बदलने वाला है। एक ड्रोन टेक्नोलॉजी, मिसाइल, जो महंगे जहाज थे जो हजारों करोड़ रुपए के, उनकी जगह अब लेंगी मिसाइल्स, नंबर एक। क्योंकि उसमें एक तो मैन पावर इन्वॉल्व नहीं, उसको आपने छोड़ दिया अपने टारगेट करके, ठीक है चली गई जो भी, तो मैन पावर कहीं ना कहीं उससे बाहर होगी, पहली बात। दूसरा, जो आने वाला दौर है राम प्रकाश जी, वो इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर का दौर बहुत जबरदस्त आ रहा है। आपने देखा भारत के जहाज जो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान चाइना ने किस तरीके से 48 घंटे तक बिल्कुल जैम करके रख दिए, दैट वाज इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम, ठीक। तो और अमेरिका के साथ जो अब ईरान कर रहा है वहां पर कि रियल टाइम लोकेशन, अगर F-35 को भी टारगेट करवा दे रहे हैं, तो फिर आप सोचिए उसके बाद बचेगा क्या। तो पूरा जो आपका डिफेंस इंडस्ट्री है, जो आपकी डिफेंस लॉबी है, जो रक्षा उद्योग की लॉबी है, इसका पूरा स्वरूप बदलता दिखाई देगा आपको। अब इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर पे ज्यादा जोर रहेगा, ड्रोन्स पे ज्यादा जोर रहेगा, मिसाइल टेक्नोलॉजी पे ज्यादा। आप सोचिए ना, एक एक जहाज 1500-1600 करोड़ रुपए का जहाज है, उतने में तो ईरान ने कितनी पूरा लड़ाई लड़ डाली उसने। जिस तरीके से ड्रोन जो उसके हैं, वो 5-5, 4-4 लाख के ड्रोन हैं। यही काम यूक्रेन ने करके दिखाया रशिया के अंदर। तो आज की तारीख में यूक्रेन भी मास्टर है इसका ड्रोन का, और इधर से ईरान भी मास्टर है। तो वो जो चीजें हैं, छोटे छोटे देश अपनी, चाइना भी उसमें बहुत तेजी से काम कर रहा है, अमेरिका ने भी बहुत महंगे करोड़ों रुपए के ड्रोन बना लिए, आपको पता है। पहले यूएवी से शुरू हुआ खेल, अब ड्रोन पर जिस तरीके से जा रहा है, तो पूरा जो रक्षा उद्योग है उसका स्वरूप बदलने जा रहा है। और जो ये ट्रेडिशनल जिनकी मोनोपोली है ना, इसीलिए वो बेचैन भी है। आपको ध्यान होगा, मोदी जी जैसे ही ट्रंप ने शपथ ली, उसके बाद 12-13 फरवरी को व्हाइट हाउस गए थे। तो हमारे देश ने आज तक अमेरिका को ये नहीं कहा कि हम आपका F-35 लेंगे या कुछ लेंगे, उसमें तो हमारा एक पूरा प्रोसेस होता है। और ट्रंप वहां जबरदस्ती क्या कह रहे थे कि हम इंडिया को F-35 भी ऑफर करेंगे, याद होगा ना आपको, कहा था F-35 जितना महंगा
हथियार भारत क्यों लेगा, उसको क्या जरूरत पड़ी हुई है। हालांकि राफेल भी कहीं कम नहीं है, और राफेल की यूटिलिटी और उसका जिस तरीके का सारी चीजें थी, उन पर भी सवाल लगातार उठ रहे। भारत सरकार स्वीकार करेगा करे, लेकिन इन युद्धों के बाद भारत पाकिस्तान का जो ऑपरेशन सिंदूर था एक, रूस यूक्रेन के बाद दो, और अब ये जो तीसरा जो चल रहा है ईरान के अंदर, इसके बाद कहीं ना कहीं मान करके चलिएगा जो बहुत महंगे अरबों खरबों के जो हथियार वो थे, उसका दौर कहीं ना कहीं जाने वाला है। और जो अब दौर आएगा वो इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर का आएगा, मिसाइल टेक्नोलॉजी का आएगा, ड्रोन्स का आएगा, उस तरह की चीजों पे ज्यादा R&D पे जोर रहेगा। और ये जो ट्रेडिशनल ये लॉकहीड मार्टिन और जितनी आप बड़ी बड़ी कंपनियां देखते हैं, EADS और फला, ये सारे के सारे कंसोर्टियमों को अपनी सारी स्ट्रेटेजी रीडू करनी पड़ेगी अगर उनको वेपन इंडस्ट्री में कायम रहना है लंबे समय तक। तो बिल्कुल। और ये बहुत, इसीलिए मैंने ये सवाल आपसे समझना जरूरी समझा, क्योंकि बड़ा झटका है ये वॉर कंट्रीज के लिए। आप हथियार दुनिया को, तमाम देशों को जो है लड़ाई का भय दिखाते हैं, डर दिखाते हैं, फिर दिखाते हैं कि बस यही एक तरीका है जो आपको बचा सकता है। कुछ ऐसा माहौल, हम तो हालांकि इस माहौल से परिचित हैं। जैसे भारत में आजकल हम ये देख रहे हैं कि बस एक ही व्यक्ति हैं जिनकी वजह से ये है, नहीं तो होते नहीं तुम, बात खत्म तुम्हारी, तो यहीं समेट गए होते तुम। तो खैर, वो इसी तरीके से ये वॉर कंट्रीज भी करने की कोशिश करती है। इस युद्ध में अमेरिका को बाकायदा ठीक से, अमेरिका के लिए सब कुछ खोल करके ईरान ने रख दिया कि भैया तुम चाहे कुछ बना लो, हम $3000 का एक इंस्ट्रूमेंट बनाएंगे, उससे तुमको मार देंगे, ध्वस्त हो जाओगे, नमस्ते। तो ये बड़ा झटका है अमेरिका के लिहाज से और दूसरी वॉर कंट्रीज के लिहाज से। देखिए कहां तक पहुंचते हैं और क्या क्या अभी और खुलासे होते हैं, अमेरिका अपने को बचाने का क्या रास्ता निकालता है, ये देखना शायद सबसे अहम होगा। बहुत धन्यवाद सर हमसे बात करने के लिए। थैंक यू सो मच।